हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है। देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को समझने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझिए। कल्पना करिए कि आपने किसी को देखा और कहा कि भाई 10 रुपया दो। समझिएगा यार, मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं। आप किसी व्यक्ति से 10 रुपया मांगना चाहते हैं। आपने कहा भाई 10 रुपया दो। उसने कहा कि नहीं देंगे। आपने कहा दो। उसने कहा कि नहीं देंगे। मतलब थोड़ी गर्मा गर्मी बढ़ती है। आप चाहते हैं कि 10 रुपया ले ही लें, वो चाहता है कि 10 रुपया न दें। तब हुआ यूं या होगा यूं कि अब आपके और उसके बीच में पटका पटकी शुरू होगा। अगर आप उसको पटकने में सफल हो गए, परास्त कर पाए, तो पटक करके उसके पॉकेट में हाथ डालेंगे, 10 रुपया ले लेंगे। वो अब 10 रुपया आपका हो गया। अब सोचिए, वह व्यक्ति एक एटम है। कल्पना करिए कि वो इंसान क्या है जिसके आपने पॉकेट में हाथ डाल के निकाला, वह एक एटम है। और जो पॉकेट में डाल के आपने जो 10 रुपया निकाला, वो 10 रुपया नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई पटका पटकी, इसमें एनर्जी खर्च हुआ कि नहीं? आपका एनर्जी लगा ना। तो जितना एनर्जी लगा कर आपने जो 10 रुपया खींचा, इसी एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आइए जरा थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। कोई एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। उसमें से आप एक इलेक्ट्रॉन खींचना चाहते हैं। अब एटम इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है और आप है कि इलेक्ट्रॉन खींचने पर तुले हुए हैं। ये भाई तो थोड़ा तो जोर आजमाइश करना होगा, आपको जोर जबरदस्ती तो करनी होगी, एनर्जी आपको खर्च करना होगा। तो जितनी ताकत लगा के, जितनी एनर्जी लगा करके आप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, निकाल लेंगे, उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मोटा मोटी दिमाग में आपके कंसेप्ट बन रहा है। एटम में से इलेक्ट्रॉन खींच लेना है। इस एटम इलेक्ट्रॉन देगा नहीं और आपको चाहिए ही इलेक्ट्रॉन। तो जो बीच में जो आप ताकत आजमा रहे हैं ना, उसी ताकत का नाम, उसी एनर्जी का नाम क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब जरा सोचिए मजेदार सीन क्या होता है। थोड़ा आइए रियल ग्राउंड पर समझने की कोशिश करते हैं। एटम अकेले नहीं रहता। आपको पता है ना, एटम तो हमेशा झुंड में रहेंगे, मोलिक्यूल्स में रहेंगे। अब सोचिए कि वहाँ एक नहीं 10 गो लड़का था। आप चले भाई 10 रुपया दो, तो आप ही को पटक के आपका वो 10 रुपया छीन ले। तो सबसे पहले जब एटम ग्रुप्स में होते हैं, तो आपका पहला कोशिश होता है कि उसमें से एक एटम को अलग किया जाए। इसे आइसोलेट करना कहते हैं। एटम माने कि झुंड में है, तो सबसे पहला काम होगा कि उसमें से एटम को अलग किया जाए। जरा देखिए, इसको पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, बहुत सारे एटम हैं। ये एक मॉलिक्यूल है, समझ लीजिए, अणु है, एटम्स का समूह है। ये सब एटम्स है, 4 गो एटम्स मैंने दिखाया। तो सबसे पहला कोशिश, आप चाहते हैं कि इसमें से जो एगो एटम है ना, उसमें से इलेक्ट्रॉन छीने। तो भाई तो पहले तो अलग तो करिए। तो सबसे पहला काम होगा कि इसमें से एगो एटम को अलग किया जाए। तो जब एक एटम अलग करते हैं तो भाई साहब ये रहता है ठोस, सॉलिड। अगर हमको 4 लोगों के ग्रुप में से अलग कर दिया और 10 रुपया मांगे, तो हम क्यों देने जाएंगे? अभी हमारे शरीर में ताकत है, हम तो लड़ेंगे आपसे ना। तो जब इससे एटम अलग होता है तो ये सॉलिड स्टेट में होता है। अब इसके साथ दे गुत्थम गुत्थी, दे लड़ाई झगड़ा, पटका पटकी। इस एटम जो सॉलिड है, इसको बदलना है आपको गैस में। मतलब एनर्जी दे दे के, दे घुसा इसको सुता के गिरा देना है आपको। तो अब जब ये गैसियस स्टेट में आ जाता है तो ये पड़ जाता है कि भाई अब इलेक्ट्रॉन लेना है तो ले ले तू। तो अब यहां से कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन निकाला, जब आपने इसको आइसोलेट किया, मैंने इस चारों में से एक को अलग किया, तो एनर्जी देना पड़ा होगा ना, एनर्जी तो जरूरत पड़ी होगी। जब इसको आप सॉलिड को गैस में बदले तो भी एनर्जी देनी पड़ी। इसको E2 नाम दिया हमने। और गैस से जब इलेक्ट्रॉन निकालने चले गैसियस एटम से, तो भी एनर्जी देनी पड़ी। तो इसमें आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? E1 प्लस E2 प्लस E3। मैंने आपने इतना सारा काम किया ना, तब तो जाके इलेक्ट्रॉन निकला। तो आप यहां पर इस तरह से कहते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में IE कह देते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा IH इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3। इसका नाम क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब कि एक गैसियस एटम्स
उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी खर्च करना पड़ा वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो एटम को गैसियस में बदलने से पहले आइसोलेट करना पड़ा और तब जाके गैसियस में बदला। तो इस तरह से डेफिनेशन दिया जाता है कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, देखिए ये आइसोलेटेड भी है, ये अपने ग्रुप से अलग हो गया, माने आइसोलेटेड हो गया। तो आइसोलेट का मतलब अपने उसके जो समूह है उसको अलग कर देना, हटा देना। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम से जो लूजली बॉन्डेड, माने जो सबसे बाहर जो इलेक्ट्रॉन होता है, लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, उसको निकालने में लगा कुल ऊर्जा। तो डेफिनेशन ऐसे देते हैं, इट इज द, माने आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या भाई, तो it is the energy required to remove an electron from isolated gaseous एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम। ऐसा कहा जाता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आईई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहलाता है। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास एक एटम है, उस एटम में से इलेक्ट्रॉन खींच लेना है। इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए जितना आपने जोर आजमाइश किया, जितनी ताकत लगा दिया भाई, उसी का नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि कोई भी एटम आपको मुफ्त में इलेक्ट्रॉन देने नहीं जा रहा है। अब आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सोचिए जरा, एक और आते हैं, बात सोचते हैं, एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनते हैं, मजेदार बात है। कल्पना करिए कि जब आपने उस लड़के को पटक दिया था और पटक करके आपने पॉकेट में से 10 रुपया निकाला। जब 10 रुपया आपने निकाला तो कहा कि सुनो, तुम्हारे पॉकेट में 10 रुपया और हमने देखा है, कल तुम्हारे पॉकेट से फिर 10 रुपया निकालेंगे। वो उठ के गया, अपने दोस्तों, अपनी मंडलियों में कहा कि भाई देखना, वो तो दम धमकी दे के गया, आज 10 रुपया छीन लिया, कल 10 रुपया फिर छीनेगा। अब आप, वो जो लड़का है ना, 4 लड़कों का और इकट्ठा किया और एक स्वयं 5 लड़के आए। तब तक क्या हुआ, जिस लड़के को छीनना है पैसे, ये ऑलरेडी 10 लड़कों को लेके पहुंच गया। तो अब जरा देखिए, वो 5 हैं, इधर से 10 है, और फिर वही शुरू, दे पटका पटकी गुत्थम गुत्थी। अब पटका पटकी होने के बाद फिर वो अंत में हारता है, पूरी टीम हारती है, और वहां से 10 रुपया फिर लेकर के वो चल देता है। लेकिन अब जरा सोचिए कि अगर मान लीजिए पहले अकेले था, अकेले वो था, अकेले ये था, पहले लड़ाई में अगर वो 50 जूल एनर्जी खर्च किया, तो इस बार तो ये अपनी पूरी टीम लेके आया, वो पूरी टीम लेके आया, तो 50 जूल से ज्यादा एनर्जी खर्च किया। तो मान लीजिए कि 100 जूल एनर्जी खर्च हुआ। जब दोबारा जब गया फिर 10 रुपया लेके, तो बोला कि सुनो, तुम्हारे पॉकेट में मैंने फिर देखा 100 रुपया, कल आएंगे और वो भी 100 रुपया छीनेंगे। अब क्या हुआ, लड़का वो जो है ना, ये समझ लिया भाई 10 लड़कों की टीम है, अब वो 10 लड़कों की टीम लाता है, तब तक ये लड़का ला देता है 20 लड़कों की टीम। अब इधर 10 लड़के जिसे छीनना है, इधर से 20, फिर वही कहानी शुरू, कांड शुरू। अब क्या होता है कि फिर से वो 100 रुपया छीन करके यहां से भाग चलते हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब पहला 10 रुपया गया तो कम एनर्जी खर्च हुआ, दोबारा जो 10 रुपया जब लेने गया तो पहले से ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ, और जो तीसरी बार अटैक किया गया तो और ज़्यादा एनर्जी खर्च हुआ। मतलब कि जब आप किसी एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसमें जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने चलते हैं उसमें जो एनर्जी लगता है उसको बोलते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान हमेशा फर्स्ट से क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जब थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने जाते हैं उसको बोलते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान भाई साहब सेकेंड से भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरह से जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो उसको बोलते हैं सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो डेल्टा आई H1, उससे ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा डेल्टा आई H2। इसका मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने से ज़्यादा एनर्जी लगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, और दूसरा से भी ज़्यादा एनर्जी लगा किस में, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। अगर आप इसको एटम के सेंस में समझिए कि ये एक एटम है,
और ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन आप खींचने जाते हैं तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इस जितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है उससे ज़्यादा ताकत लगानी होती है। अब मान लीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया आपने, तो जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उससे ज़्यादा एनर्जी लगाना होता है। इसको इस तरह से दिखाते हैं हम लोग। मान लीजिए कि एक गैसियस एटम है X, इसमें से आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, इसको कहेंगे आप ΔIH1। मान लीजिए कि इसमें Q जूल ऊर्जा लिए, किलो जूल ऊर्जा लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारे पास X1 है, इससे हमने क्या किया कि एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, इससे जो एनर्जी लगा वो हो गया हमारे लिए वो ΔIH2। ये हो गया आपका Q2 किलो जूल पर मोल। और फिर जो है X, ये जो है इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया हमने, ये हो गया X प्लस 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 3 प्लस ये गैसियस, इसमें जो एनर्जी लगा ΔIH3, इसको मान लिया हमने Q3 नाम दिया, Q3 किलो जूल। तो स्पष्ट है कि ये जो होगा यहाँ पर Q1 से बड़ा वैल्यू होगा Q2 का और Q2 से बड़ा वैल्यू होगा Q3 का। इसका मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगा उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन में जितना एनर्जी लगा उससे ज़्यादा एनर्जी लगेगा तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में। होता यह है कि जब पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस की तरफ खिंचा के चले आते हैं, मतलब न्यूक्लियस उस पर ज़्यादा पहरा देने लगता है, वो ज़्यादा फोर्स से उसको अपनी ओर खींचे रखता है। तो दूसरा का निकालने में निश्चित रूप से पहले वाले से ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी होती है। अगर दूसरा का इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो और ज़्यादा नाभिक की तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसीलिए जो थर्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो दूसरा से भी क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। एक बात ध्यान रखनी होगी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी मतलब कि इलेक्ट्रॉन निकालने में हमेशा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान हमेशा पॉजिटिव होता है, मतलब कि ΔIH ये ऑलवेज वैल्यू क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का मान पॉजिटिव होता है, याद रखना है। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, मतलब किधर आयोनाइजेशन इंथैल्पी घटता है जाने पर और किधर आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ता है, जरा इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप इसे नोट करिए और मैं फिर इसको मिटा कर लिखता हूं। देखिए अगला टॉपिक समझने से पहले आप इन दो फिगर पर ध्यान दीजिए। एक एटम है, न्यूक्लियस है और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, और एक दूसरा एटम है, ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन है। देखो दोस्त, ये एटम न्यूक्लियस से इतनी दूरी पर है और ये इतनी ही दूरी पर है। ये अगर R है और इसका नाम अगर R डैश कहें तो R इज ग्रेटर देन R डैश है। तो अब बताइए कि ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा होगा, बल लगा रहा होगा, और ये न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को पे बल लगा रहा होगा। तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन बराबर फोर्स अनुभव कर रहे होंगे? एकदम नहीं। ये जो है नाभिक जो है न्यूक्लियस ज़्यादा दूर है और ये है नज़दीक। तो एक तरह से समझ लीजिए कि ये गार्जियन है ये, और ये उसका ये मतलब समझिए कि बेटा बेटी जो भी है, तो ये एकदम से गार्जियन के क्या है, तो देख रेख में है, नज़दीक है, और ये थोड़ा दूर चला गया। तो इस पे जो है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन जो फोर्स महसूस कर रहा होगा इस न्यूक्लियस के द्वारा, थोड़ा कम फोर्स महसूस कर रहा होगा, और ये फोर्स क्या कर रहा होगा, ज़्यादा महसूस कर रहा होगा। अब कल्पना करिए कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को हमने निकाल लिया यहाँ से और हमने 50 जूल एनर्जी दिया। तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को निकालने में हमें 50 जूल ऊर्जा लगेगा या ज़्यादा या कम लगेगा? डेफिनेटली, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से लगा हुआ है तो इसमें उससे ज़्यादा एनर्जी देना, मान लीजिए कि 70 जूल एनर्जी देना पड़ा, तब जाकर के ये इलेक्ट्रॉन निकला। अगर ये कंसेप्ट समझ रहे हैं तो जो हम आगे आपको समझाने जा रहे हैं वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे वो बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए जो पीटी है, पीरियोडिक टेबल है, उसमें किसी भी ग्रुप में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटम का साइज जो है बढ़ते जाता है।
और जब आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे कहीं भी पीरियड में, तो एटम के साइज जो होते हैं ना और छोटे होते चले जाते हैं। तो इसका मतलब कि जब ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा। इधर जब ग्रुप में टॉप टू जब आप बटम की तरफ आएंगे तो देखिए ना, न्यूक्लियस से ये क्या होगा, डिस्टेंस। याद रखिएगा कि ग्रुप में टॉप टू बटम आने पर एटम का साइज बढ़ता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, घटता है। तो जब ऊपर से जब नीचे आइएगा तो साइज बढ़ रहा है, चूंकि तो साइज बढ़ने से देख रहे हैं कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरियां बढ़ रही हैं। जब दूरियां बढ़ रही हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी को दिखा दें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, मतलब नीचे आने पर घटेगा। और जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होगा राइट में क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये पीरियोडिक टेबल में है कि पीरियोडिक टेबल में जब आप टॉप टू बटम आएंगे तो साइज जो होता है ना, रेडियस जो होता है एटम का, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते जाता है। और जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो क्या होता है, वो घटते जाता है। इसीलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब आप आएंगे ऊपर से नीचे तो इधर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ई जो है नीचे की तरफ क्या करेगा, ये तो डिक्रीज करेगा। यहाँ नीचे आने पर डिक्रीज करता है, डिक्रीज हो गया, डिक्रीजेस। आज जब उधर बढ़ेंगे ये तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करता है। तो एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये कि जब आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में अगर हम लोग प्रिडिक्शन करें कि किधर बढ़ता है और किधर घटता है, तो पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में जब ऊपर से नीचे आइएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान घटेगा, और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़िएगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ता है टॉप टू बटम आने पर और लेफ्ट टू राइट जाने पर घटता है। उम्मीद कर रहा हूं कि अब आपको बात समझ आई होगी। इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को प्रभावित करते हैं, जैसे शेल्डिंग इफेक्ट जो है, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।